नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। आज जब खाना खाने बैठेंगे तो पहला निवाला खाने से पहले एक बार उस आदमी के बारे में सोच लीजिएगा जिसकी भूख से मौत हो गई। और आज ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, एक गांव नहीं है। भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। हमने चंद्रयान का जश्न मना लिया, मंगल पर यान भेज दिया और अब दावे कर रहे हैं कि दुनिया को अपने कदमों में झुका देंगे। लेकिन हैरत है कि आज भी इस देश में किसान खुदकुशी करने को मजबूर है और जो खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते उन्हें भूख मार देती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक शख्स की मौत हो गई। परिवार का कहना है उसकी मौत भूख से हुई है। पूरे गांव का यही कहना है। एटा में भी एक केस सामने आया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सूखे पर चर्चा कर रहे थे और ये खबरें आ रही थी। सवाल यह है कि क्या सिर्फ चर्चा से रुक जाएंगी मौतें? क्या राजनेता इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि इन्हें गरीबों और किसानों का ख्याल नहीं? इस पर बड़ी बहस की देश भर में जरूरत है। इस वक्त हम बात करेंगे इसी पे, खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे। शर्म करो सियासत करने वालों। जो बातें आ रही हैं सामने, अगर जानकारी उसकी मैं जरूर करूंगा। एक टीम को जो है उत्तर प्रदेश में भेज दिया है और सोमवार को संभवतः वो टीम जो है चली जाएगी। मैं समझता हूं उनको पूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और केंद्र सरकार ये जानने की पूरी कोशिश करेगी सुखलाल क्यों मरा। यूपी के ललितपुर में सुखलाल की लाश बीच सड़क पर मिली। हम चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप चेहरा देखते तो समझते कि सुखलाल 70 साल का कोई बुजुर्ग है। लेकिन असल में गरीबी और भूख ने इस सुखलाल को बुजुर्ग बनाया। लोग कह रहे हैं सुखलाल को भूख ने मार डाला। उसकी जेब से मिले सूखी रोटी के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, लेकिन सरकारों के लिए ये गवाही काफी नहीं है। जिला प्रशासन कह रहा है कि बीमारी की वजह से सुखलाल मरे, वैसे गरीबी उनके परिवार के लिए लाइलाज बीमारी ही है। घर में खाने वाने का सामान नहीं था मजदूरी का खिलाते जा बहन भाई मुकली खिलाते। आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है ना आप लोगों की भी कि कोई ऐसा आदमी भूख से मर रहा है तो उसकी मदद की जाए। सर अब यहाँ तो 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही, इसलिए भूखमारी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और सब यहाँ तो सब एक ही है, गरीब और अमीर सब एक ही हो गए। अब सब ऐसी समस्या है कारण लोगों को परिवार का कोई भर पोषण नहीं हो पा रहा है। आखिरकार कर्जदार सुखलाल का साथ मौत ने दिया। सड़क पर उनकी लाश मिली। चलिए एटा, जहां एक और परिवार में रोना धोना मचा है। ये किसान कमलेश बघेल का परिवार है। परिवार का कहना है कि कमलेश की मौत भूख से हो गई है। वजह वही है कर्ज और बेकार खेती। प्रशासन ने मौत पर बेहद दुख जताया तो खाने के लिए 13 किलो चावल, 4.5 किलो गेहूं और 9 किलो चीनी भिजवा दिया। कमलेश की मौत की कीमत। भूख की इस कलंक कथा के बीच हम तो पूछेंगे, क्या आजादी के इतने सालों के बाद भी भूख से मौत देश के राजनेताओं पर कलंक है? ये बहुत जरूरी है कि आपकी आवाज देश के नेताओं के पास तक पहुंचे और इसीलिए आज का बड़ा सवाल आज जो हम पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं आप अभी भी इस पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं। क्या आजादी के इतने साल बाद भी भूख से मौत देश के राजनेताओं पर कलंक है? अगर आपका जवाब है हाँ तो HTP_Y लिखिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP_N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #भूख से मौत के जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं, जिसको लगातार इस शो में हम अपने स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता IP सिंह, जो लगातार गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी की युवा प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक
इस वक्त हमारे साथ यहां स्टूडियो में है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृषि और खाद्य विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले पंखुड़ी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हाल है, खासतौर पे बुंदेलखंड का जो हाल है बहुत बुरा है। सुखलाल 40 साल की उम्र में 70 साल का दिखता था, भूख के कारण उसकी मौत हो गई है, उसका परिवार कह रहा है, पूरा गांव कह रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार इस नतीजे पे पहुंच गई है कि ये जो मौत हुई है ये भूख के कारण हुई है, या इस पर अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं? देखिए, ये जो मौत बुंदेलखंड में हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण इस पर राजनीति करना होगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो इस पर पूरी जांच की जा रही है और वो मौत क्यों हुई उसका पूरा, जब इसकी रिपोर्ट आएगी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी लोग इसके पीछे, जो भी लोग जिलाधिकारियों को, जैसे कल बोला गया कि अगर कहीं पर भी भुखमरी से मौत होती है तो वहाँ के जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप पर जिम्मेदार होंगे, तो उस जिम्मेदारी को फिक्स किया जाएगा और कार्रवाई जरूर होगी। आपके पास 10 सेकंड और थे। बहरहाल सभी मेहमानों के पास 30 सेकंड के लिए आ रहा हूं। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी काफी आक्रामक रुख अपना रही है, लेकिन आईपी सिंह जी, केंद्र सरकार की एक भूमिका है और अगर राज्यों की भी तरफ नजर डालें तो देश में 10 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा सूखा है उनमें 5 बीजेपी प्रभावित राज्य हैं। क्या कर रही है केंद्र सरकार और क्या कर रही है बीजेपी राज्यों में? देखिए आकाश जी, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ही खराब हैं। बदहाल बुंदेलखंड वीरों की धरती रही है, रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली, जन्मस्थली रही है। उस बुंदेलखंड के बदहाली के लिए इन 15 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा की सरकारें थी, जिन्हें ठोस काम करना चाहिए था, शायद अगर ठोस काम हुआ होता तो ये मानव कृति, ये जो कुछ भी हो रहा बुंदेलखंड में, उसके लिए ये 2 सरकारें जिम्मेदार। आपके 30 सेकंड पूरे हुए, आगे आपके पास आऊंगा। राजीव त्यागी जी, बीच में राहुल गांधी जरूर उत्तर प्रदेश गए, किसानों का मुद्दा भी उठाया, लेकिन कोई सस्टेन्ड मूवमेंट कांग्रेस की तरफ से हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा है। कितनी खराब स्थिति है बुंदेलखंड की, न केवल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो जान कहां है? एक वक्त में यही पार्टी गरीबों की पार्टी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज जिस तरह की अपेक्षा आपसे है ऑपोजिशन में रहते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे? भूख लगी है तो सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में जेरे बहस है मुद्दा। दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंड को लेकर के 2012-13 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 9000 करोड़ का पैकेज दिया था। तहलका.com की स्टोरी के तहत वो 9000 करोड़ रुपए साइफन आउट कर दिए गए सिस्टम से और दलाल लोग बाग खा गए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, क्या वो सीबीआई जांच कराएगी बुंदेलखंड पैकेज को लेकर के? आपका समय पूरा हुआ, लेकिन आपके पास आगे आऊंगा मैं। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी भी हैं, कृषि और खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं। ये आपसे समझना चाहूंगा, थोड़ा सा नेताओं को आईना दिखाएं। बुंदेलखंड 2015 के आंकड़े में पढ़ रहा हूं, 38% लोगों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 38% गांव ऐसे हैं जहां भूख से कम एक मौत की खबर आई है। 86% ऐसे घर हैं जिनमें दाल खाना बंद है और 84% घरों के अंदर दूध नहीं पी रहे हैं लोग, क्योंकि वो उनकी पहुंच से बाहर है। देवेंद्र जी, क्या गलती है केंद्र की और क्या गलती है राज्य सरकार की? देखिए, ये है तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इसमें आपको अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बार का इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं जो फरवरी में पेश हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 17 राज्यों में किसानों की जो एवरेज इनकम है वो साल की 20,000 रुपए है। अगर साल की 20,000 रुपये महीने में 1600 रुपए के आसपास हुआ, तो अगर 1600 रुपए एक परिवार कमाता है, उस पर रहता है, तो उसमें हंगर डेथ तो होनी ही है। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे हुए, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें आपसे समझनी जरूरी है और देश के नेता सुने, ये बहुत जरूरी है जो आप बोलना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक रियलिटी टेस्ट, जमीन पर क्या है जरा देखें। हम सब
अलग अलग हिस्सों में रहते हैं देश के। कोई एसी वाले घर में रहता है, कोई एक डिनर के ऊपर 3,000-4,000 रुपए खर्च कर सकता है, कहीं ज्यादा कर सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपको उस गांव में लिए चलते हैं, ललितपुर के गुगुरवारा गांव में। वो गांव है जहां का सुखलाल रहने वाला था, भूख से उसकी मौत हो गई है, उसका परिवार कह रहा है, पूरा गांव कह रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार इसको भी मान नहीं रही है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी के पास। शलभ, क्या हाल है गुगुरवारा गांव का? जी देखिए, इस वक्त हम सुखराम के गांव में हैं और यहाँ पर उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं। तमाम उनके जो गांव के लोग हैं वो भी हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, और परिवार के तमाम सदस्य हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, ये पूरी घटना कैसे हुई, क्या दिक्कत थी आपके परिवार में? जी सर, खाने पीने की परेशानी थी सर, और पापा के ऊपर बहुत कर्जा था सर, इसलिए उनका दिमाग कुछ टेंशन में रहता था सर। आप लोग आसपास के लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या परिवार के लोगों की मदद नहीं हो सकती थी? आसपास के लोग इकट्ठा होकर मदद नहीं कर सकते थे? जी तो सर क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-6 साल से सूखा पड़ी हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ लेकर कोई सरकार से कोई राहत नहीं मिली। सरकार से हमारे यहाँ लेकर ओले भी पड़ गए, सूखा भी पड़ी, तो कोई राहत सरकार से नहीं मिली। घर में खाने को अनाज नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चा है, अब जब परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं तो आदमी को दिमाग में टेंशन में हो गया, घर में विवाद होता है। और पूरा गांव परेशान है इस सूखा से, और 3 सालों हो गई, 3 सरकार सालों से कोई राहत नहीं मिल रहे हैं हम लोग। खुद ही परेशान है जी, हम लोग सभी परेशान हैं। किस किस को संभाले? सभी के बच्चे परेशान हैं, हम लोग सभी लोग परेशान हैं। हर एक आदमी परेशान है, माताएं बहनें खड़ी हैं। अभी तो लगा लगी है, और भी लोग लेके मरने की ऐसी क्षमता में है कि लेके और भी तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कहानी एक घर की नहीं है, एक सुखलाल की नहीं है, बल्कि ये कहानी तमाम परिवारों की है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मदद करें भी तो कैसे करें, क्योंकि खुद उनकी माली हालत भी अच्छी नहीं है। और इन मासूम बच्चों को अगर आप देखिए तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है कि यहाँ पर तमाम घरों में खाने को अनाज नहीं है, तमाम घरों में जो लोग हैं वो भुखमरी के कगार पर है। शलभ मणि त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद गुगुरवारा गांव से ये जानकारी देने के लिए। आईपी सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। केंद्र ने कितनी मदद अभी तक भेजी है, और आप तो इन गांवों में जाकर आए हैं, मूल दिक्कत आपको अभी तक क्या नजर आई? देखिए आकाश जी, अगर इन 7-8 वर्षों का अगर बुंदेलखंड को देखा जाए तो 6,765 करोड़ रुपए बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा पैकेज केंद्र सरकार से आता है। उस समय उत्तर प्रदेश में दौलत की बेटी मायावती की सरकार होती है। नसीमुद्दीन के ऊपर ट्रैक्टर घोटाले का आरोप लगता है, और जब समाजवादी पार्टी 2012 में आती है तो उसने साफ तौर पे कहा कि चाहे स्मारक घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड के जो घोटाले हो, जो तालाब घोटाला है, या 500 जो कुएं सफाई के लिए जो पैसे गए थे, उन सभी की हम जांच करेंगे। लेकिन ये चुनावी वर्ष है, 4.5 साल का वक्त बीत गया, लेकिन एक भी जांच उन मंत्रियों के खिलाफ जो लोकायुक्त में चल रही है, जिसकी सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेषित करें, लेकिन चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री स्वयं 2 बार जाते हैं। आईपी सिंह जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि केंद्र पर्याप्त मदद भेज रहा है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के कारण लोगों तक नहीं पहुंच रही है? आकाश जी, 1 मिनट में अपनी बात पूरा करूंगा। 865 करोड़ रुपए अभी गया। 865 करोड़ में जो आपदा राहत मिलनी चाहिए वो 52 करोड़ रुपए, यहां तक कि 5% पैसा उन लोगों के हाथों में पहुंच पाया जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेखपाल उन्हीं लोगों के हाथों में, लेकिन जो दलित है, वंचित है, शोषित है, गांव कि गरीब किसान, उनके हाथों में ये आपदा नहीं पहुंच पाई, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पहुंची। यही कारण है कि चाहे आप जो बोल रहे हैं उसका जवाब मैं समाजवादी पार्टी से लूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। 10 राज्य जो भारत के हैं जहां सूखा सबसे ज्यादा है, उनमें 5 राज्य बीजेपी शासित हैं, और बुंदेलखंड जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्या कर रही है बीजेपी यहां पे? आप आकाश जी, मैं कहूंगा कि आप आइडेंटिफाई करके, क्या बुंदेलखंड का जो इलाका है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है,
क्या उस्मानाबाद लातूर में अगर वाटर एक्सप्रेस जा सकती है, वहां पानी की सप्लाई दी जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि दुश्मन भी अगर आपदा भेजता है तो राहत उसकी ली जानी चाहिए। अगर भारत सरकार ने यहां के सांसदों के अपील पर अगर वाटर एक्सप्रेस भेजी तो मुख्यमंत्री का यह कहना बचकाना जाहिर करता है, चीफ सेक्रेटरी की बात बचकाना जाहिर करती है कि 10,000 टैंकर दीजिए, हमें पानी नहीं चाहिए, जबकि टैंकर जो पेट्रोल डीजल होते हैं और ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। आपकी बात हमने सुनी, आपने जवाब सवाल का फिर भी नहीं दिया है, लेकिन पहले मैं पंघुड़ी जी आपसे ये जवाब ले लूं। 2 आरोप, भ्रष्टाचार, दूसरा अक्षमता, ये 2 बड़े आरोप आपके ऊपर हैं, और उसके साथ ये तीसरा आरोप जुड़ रहा है कि जब मदद आ रही है केंद्र से तो आप लीजिए और तुरंत लोगों तक पहुंचाइए, यहां सियासत क्यों? आप तो खुद ही कह रही थी सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है उससे अभी तक कुछ सीखा नहीं है, और जो ये 2-3 साल में जितनी समस्याएं किसान इस देश में जो दिन ब दिन उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी ये बताए कि इन्होंने क्या ठोस नीति बनाई है सूखे से लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये बात कही, आप मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको ये बात कही कि आप सारा का सारा जो आप जिम्मेदारी है सारी आप केंद्र सरकार, आप राज्य सरकार पे नहीं डाल सकते। हालांकि उस बात को छोड़िए, जहां तक ये बात है कि इन्होंने मदद दी, हमने मदद नहीं ली, तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमने एक बार भी मदद के लिए मना नहीं किया है, लेकिन क्योंकि राज्य सरकार जमीन पर काम करती है, प्रशासन की रिपोर्ट उनके पास रहती है, वो जानते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से मदद मांगी कि हमारी जो समस्या है वो महाराष्ट्र से अलग है। हमारी समस्या है पानी को लोगों तक पहुंचाने की, गांव तक पहुंचाने की, जिसके लिए हमें टैंकर की जरूरत है। लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए इन लोगों ने सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर एक खाली ट्रेन वहां भेज दी, तालाब दिखाए गए। आज आप लोगों ने कोई भी बात करे, एक ट्रेन वहां भेज दी, वहां पर जो जिस तरह का राहत कार्य चल रहा था उस पे बहुत इससे असर पड़ता है, जब उन्हें वहां के प्रशासन को ये नहीं पता कि एक ट्रेन खड़ी है, हम इसका क्या काम करें। आपने किससे बात करी? अगर ये पॉलिटिकल नहीं है तो ये क्या होगी? आईपी सिंह जी थोड़ा सा रुकिएगा, आईपी सिंह जी थोड़ा सा रुकिएगा, कार्रवाई होगी जो आईपी सिंह जी थोड़ा सा रुकिएगा। आईपी सिंह जी ने सवाल उठाया है, पंखुड़ी जी हैंडल करता है। कम से कम 4 जगहों पर तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खुद गए जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही थी लबालब भरे हुए तालाब और सूखा था, वहां एकदम सूखा। कम से कम जमीन की सिचुएशन को स्वीकार तो कीजिए। ये तो स्वीकार कीजिए कि भूख से लोगों की मौत हो रही है, ये स्वीकार कीजिए कि तालाब वाकई खराब हालत में। ये देखिए, ये असली स्थिति है, ये स्क्रीन पर नजर आ रही है। हमने अगर पहले जमीन की वस्तुस्थिति को स्वीकार कीजिए, तभी तो समस्या को सॉल्व करेंगे। इस समस्या को स्वीकार करने वाले सबसे पहले समाजवादी पार्टी थी। पिछले साल भी अगस्त में सीएम साहब ने लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को इस बारे में कि आप बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड में उतना फंड रिलीज कराइए कि जितने भी वहां पे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जितनी भी पॉलिसी चल रही है, उनमें किसी तरह की कोई कमी ना आए। फिर उसके बाद सीएम साहब ने ये बात कही, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को ये लिखा कि बुंदेलखंड की सारी जनता को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लिया जाए, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। तो बार बार हम लोग मदद मांगते हैं। ओलावृष्टि के समय भी आपका जवाब सुना हमने। राजीव त्यागी जी, देखिए 2 विषय हैं यहाँ पे। एक तो केंद्र की ये योजनाएं हैं, पहला विषय। दूसरा राज्य सरकार द्वारा उनका क्रियान्वयन, ये दूसरा विषय है। केंद्र की तरफ से किसानों की जो विकास दर है एग्रीकल्चर की, वो 2 साल में सिर्फ 0.45% रह गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मोदी सरकार बढ़ा नहीं रही है। खाद्यान्न का उत्पादन लगातार घट रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, उस पर कोई मॉनिटरिंग केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों से नहीं कर रही है, जो चिंता का विषय है। राइट टू फूड के साथ साथ राइट टू वर्क, मनरेगा एक योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, उसमें 12,000 करोड़ रुपए जेटली सरकार ने 15-16 में कम आवंटन किया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश से लेकर के देश में ये दिक्कतें आई। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है
कि उत्तर प्रदेश का पीडीएस फोकस सिस्टम टोटली रहिए ध्वस्त हो उत्तर चुका है, प्रदेश पर। टोटली उत्तर ध्वस्त हो प्रदेश के चुका उस है, इलाके की चर्चा करिए जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से आपने बर्बाद किया, आप उत्तर प्रदेश के टेंशन नहीं रहते, आप गिनाना चाहते हैं कि हमने पूरे फेंक दिया। सारे राजनेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र जी की बात सुने। देवेंद्र जी, राजनीति से हटकर जो आज लोग भूख के कारण मर रहे हैं या मरने की कगार पर हैं, बेहद परेशान हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? देवेंद्र जी, थोड़ा राजनेताओं को बताएं। देखिए, मेरा ये मानना है कि भूख जो बहुत क्राइसिस आज है, पहली बात तो यह है कि बुंदेलखंड को और मराठवाड़ा को दोनों को फैमिन घोषित करना चाहिए। दोनों इलाकों में फैमिन घोषित करना चाहिए, फैमिन कोड उस पर लागू होना चाहिए। एक मिनट, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बड़ा इसके पहले क्राइसिस है। आईपी सिंह जी, आप सहमत हैं इस बात से? पहली बात तो यह है। आईपी सिंह जी इस बात से सहमत है? दूसरा है कि इमरजेंसी घोषित करनी देखिए, चाहिए, बिल्कुल सीबीआई की जांच मांगा होनी चाहिए, जो बुंदेलखंड पैकेज था उसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल आईपी सिंह जी, बिल्कुल इन सभी इलाकों की अगर सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, क्योंकि 2008-9 में जो पैसा कारणों पे आगे बढ़ेंगे, पहले भूखे को रोटी तो दे दे। सुन लीजिए देवेंद्र जी, सुन लीजिए देवेंद्र जी बात पूरी करें। देवेंद्र जी बात पूरी करें। बातों घुमाइए मत आईपी सिंह जी। देखिए, कितनी राजनीति हो रही है सूखे के ऊपर, वो तो हमें नजर आ ही रहा है, लेकिन जरूरी जो बात यह है कि पिछले 4-5 सालों से जितनी बार भी मैं बुंदेलखंड में गया हूं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बद से बदतर हुई है हालत गांव के अंदर। और इसका मतलब स्पष्ट है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट की सब कम से कम ये हिले हैं, नहीं तो इनके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये इलाके। मेरा मानना है कि फैमिली जब तक हम घोषित नहीं करेंगे और वो स्टेप्स ना लें जिसपे जो हमें चाहिए इमीडिएटली, वाटर सबसे ज्यादा किया जाएगा, डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे लाई जाए। जी जी, बात पूरी करें देवेंद्र जी, लास्ट 30 सेकेंड। इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और तब जाके हम, ये जो राजनीति बहुत हो चुकी है और हम जितना मर्जी पैकेट ले आए, हम जानते हैं कि पी साईनाथ ने एक किताब लिखी थी, एवरीवन लव्स ए गुड ड्राउट, और वो सूखा सबको पसंद है, क्योंकि दैट इज वाई वो पिछला 9,000 करोड़ का पैकेज हो या अभी आने वाला 11,000 करोड़ रुपए का पैकेज हो, उससे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि सोच ही नहीं है कि हमें इन इलाकों को डेवलप करना है और उसमें क्या डेवलपमेंट किस तरीके से करना है। देवेंद्र जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। सभी मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन ड्राउट से, सूखे से, भुखमरी से भी कुछ लोग अपनी जेबें भरते हैं और ये आपका हमारा काम है कि हम इन नेताओं को चेताएं और इसका मौका ना मिले कि भ्रष्टाचार से वो अपनी जेबें और भरें। हमारे दर्शकों की राय क्या है आज ये भी देख लें सारे नेता। आज का सवाल था, क्या आजादी के इतने बरसों बाद भी भूख से मौत देश के राजनेताओं पर कलंक है? हजारों की संख्या में हमें मैसेज मिले हैं और 95% दर्शक कह रहे हैं हाँ, ये राजनेताओं पर एक बड़ा कलंक है। सिर्फ 5% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया। ट्विटर पर भी यही सवाल हमने पूछा था, 94% दर्शक कह रहे हैं कि राजनेताओं पे कलंक है ये, सिर्फ 6% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। अब राजनेताओं को तय करना है, देवेंद्र जी जैसे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं क्या करना जरूरी है। वक्त अभी एक ब्रेक का, लौटेंगे तो लेकर आएंगे न्यूज पॉजिटिव शो शाबाश इंडिया।